वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक डिप्लोमा का ब्रेटन साइकिल या जिसको बोलते हैं जूल साइकिल। जिनको बनाने वाले थे जॉर्ज ब्रेटन साइकिल, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज ब्रेटन, जिन्होंने 1870 में ये इन्वेंशन की थी साइकिल। लेकिन जो सक्सेसफुली डेवलप हुई थी वो 1930 में हुई थी। लेकिन इसको पुराने टाइम पे ऑयल बर्निंग इंजन बोला जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको गैस टरबाइन का नाम दिया गया या फिर जूल साइकिल बोला गया। जूल साइकिल इसलिए बोला गया क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पर काम करती है। ये दो टाइप की बनाई गई थी। एक था आपका ओपन, सबसे पहले जो बनाया गया था वो ओपन साइकिल था, ओपन साइकिल, और दूसरा था क्लोज्ड साइकिल। इसमें ओपन में 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस करके यूज किया जाता था। ठीक है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल किया गया, जेट इंजन में भी इस्तेमाल किया गया, जिसको हम बोलते थे क्लोज साइकिल। इसका डिटेल अब हम जानते हैं सारी चीजों पे। पहला पढ़ते हैं ओपन साइकिल। चलिए बात करते हैं ओपन साइकिल की। ओपन साइकिल में सबसे पहले आपका था कंप्रेसर। कंप्रेसर यहां पे था सीसी, जिसको बोलते हैं कंप्रेसर चैम्बर, या जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो जैसे भट्टी जहां पर आग लगाई जाती है, कंबर्शन चैम्बर। और दूसरा तीसरा था हमारे पास टरबाइन, जहां से हमारा इंजन जनरेटर कनेक्ट था। टरबाइन, टरबाइन। आप बेसिक में आप सब लोग पढ़ चुके हो कि कंप्रेसर में हमेशा एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, टरबाइन में हमेशा एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, लेकिन सीसी में हमेशा प्रेशर कांस्टेंट होता है। को जोड़ दीजिए। बात क्लियर हो सबको? ये जो टरबाइन है ये हमेशा इस कंप्रेसर को चलाती है। इसके आधे से ज्यादा काम इसको चलाने में खर्च हो जाता है। मतलब टरबाइन का यहाँ पर कपलिंग की गई होगी, यहाँ पर कपलिंग की गई होगी, यहाँ से टरबाइन से आपका कंप्रेसर चला रहा होगा। कंप्रेसर टरबाइन का आधा काम इसको कंप्रेसर को चलाने में खर्च हो जाता है। आधे से ज्यादा मतलब 60 to 65% इसको चलाने में खर्च हो जाता है। बाकी आपका क्या लगा होगा, यहाँ पे गियर लगा होगा, जनरेटर होगा, जनरेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर लगा होगा, जहां से 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस हो रही होगी। इतनी बात क्लियर हुई। जो कार्य बचेगा वो क्या करेगी, गियर से साथ टरबाइन जनरेटर आपके साथ ट्रांसफार्मर, जहां 3 फेज की सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। उसके बाद यहां से क्या होता है, देखिए अब इसका हम थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम सिर्फ इतना सा है, प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाना, प्रेशर और टेम्परेचर को दोनों को बढ़ाना, मतलब दाब को और ताप को बढ़ाना, बस इसका कोई और काम नहीं है। यहां से फ्रेश एयर लेगा आपका कंप्रेसर, फ्रेश एयर लेगा। मतलब फ्रेश एयर का मतलब है जो वायुमंडलीय दाब से एयर है, यानी कि हिंदी में बोल सकते हो वायुमंडलीय दाब। जितनी भी एयर है वो एयर सक करेगा, सक करने के बाद यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा। जैसे यहाँ से प्रेशर टेम्परेचर इसको 1 पॉइंट, यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही आपका यहाँ से गया, ये क्या करेगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्यूल सप्लाई करोगे, मास ऑफ फ्यूल सप्लाई करना शुरू करोगे। जैसे आपका फ्यूल सप्लाई होगा यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ जनरेट होता है। जैसे ये टेम्परेचर हम सप्लाई करेंगे टरबाइन, पहले भी बात आपको बता चुके हैं कि टरबाइन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है रोटर, दूसरा होता नोजल। रोटर का मतलब सिंपल आप भाषा में समझ सकते हैं, जैसे आपका पंखा होता है जस्ट लाइक ए रोटर, उस रोटर के आगे एक नोजल लगी होगी। आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल करें, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, गैस नोजल बोलेंगे। जो गैस नोजल यहाँ इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे गैस नोजल। नोजल से क्या करेगा, टरबाइन स्ट्राइक करेगी टेम्परेचर को, गैस को, टरबाइन क्या करेगी आपके रोटेट करेगी, जिसके साथ आपका गियर, ट्रांसफर जनरेटर और ट्रांसफार्मर लगे होंगे, और ये आपकी 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका इस टरबाइन ने जितना काम किया उतना टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करने के बाद
यहां से एग्जॉस्ट रिलीज कर देगी, मतलब जितना खाया पिया वो क्या करेगी, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट बाहर कर देगी। यानी कि इस एग्जॉस्ट का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये टोटल वेस्टेज जा रहा है। जैसे हमारे पास जो जेट इंजन होते हैं उन सब में ये ओपन साइकिल इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां पर वेट का बड़ा ध्यान रखा जाता है। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास गैस इस्तेमाल हो रही है, गैस का कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, वो सिंगल फेस में चली जा रही है, ठीक है, गैस में कोई चेंजेस नहीं है फेस के। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक में, आपका क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल में हमने क्या किया, देखिए यहां पे कुछ नहीं करना, इसी साइकिल को क्लोज में, ये पहला हो गया ओपन, दूसरा हो गया क्लोज्ड साइकिल। क्लोज साइकिल में बस यहां क्या करना है, ये जो एग्जॉस्ट जा रहा था, वेस्टेज जा रहा था, उसको हमें यहां से ये ऐसे कर देना है। इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। यानी कि जो कुछ हीट यहां से जा रही होगी, मैग्नेट उसको क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। यानी कि 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफिशिएंसी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं दक्षता। दक्षता एफिशिएंसी होती है आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यानी कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या जा रहा है मेरे पास, डब्ल्यू टी टर्बाइन वर्क जा रहा है, यानी कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइड बाई क्यू वन। आउटपुट मेरा ये तो आ रहा है, इसको ये चला, ये कितना प्रोड्यूस कर रही है, इसको कितना दे रही है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइड बाई क्यू वन। अब डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टी डिवाइड बाई क्यू वन, यह कह सकते हो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस क्यू, आप बेसिक में पढ़ चुके हो, क्यू टू माइनस क्यू वन। या तो इसको लिख सकते हो बी फॉर द ब्रेटन साइकिल। ये मेरे पास एफिशिएंसी इसकी निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स पे। देखिए हमें आरपी निकालना है, इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं आरपी, मतलब प्रेशर रेशियो। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी का खेल है सब कुछ। प्रेशर रेशियो, अगर कंप्रेसर पे बात करें, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। आउटपुट कितना, मतलब प्रेशर मतलब P2 डिवाइड बाई P1, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। लेकिन टरबाइन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि WC कंप्रेसर और WP फॉर टरबाइन कितना हो जाएगा, यहाँ था आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, यहाँ का इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट, यानी कि P3 डिवाइड बाई P4। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बहुत तेजी के साथ हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालते हैं प्रोसेस। यहां से देखिए एसएफई लगाइए, अगर आप एसएफई पढ़े होंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अगर आपने मेरे प्रीवियस टॉपिक देखे होंगे तो बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यहां लगाना है। अंदर क्या जा रहा है, H1, या ऐसे लिख लो इसको T1 मान लो। अंदर क्या जा रहा है, टेम्परेचर T1। इसको चलाने के लिए क्या दे रहे हैं, WC, मतलब टरबाइन से वर्क दे रहे हैं, प्लस WC। बाहर क्या आ रहा है, T2। तो WC क्या हो गया, T2 माइनस T1। क्योंकि यहां पर हम टेम्परेचर के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए हम टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर हम स्टीम साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर एंथैल्पी के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो WC निकल गया। उसके बाद यहां लगाइए, यहां पर क्या जा रहा है, कंबर्सन चैम्बर पर, मैं यहां लिख देता हूं कंबर्शन चैम्बर पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाइए, क्या हो जाएगा, इन क्या हो रहा है, T2। हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट, इसकी फॉर्म दे दो Q, या Q1 बोल दो जिसको चाहो, तो इसको बोल दो यहाँ पर Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहां से Q2 हीट मेरी चली जा रही है, ठीक है। Q1 बाहर क्या जा रहा है, T3। तो Q1 क्या हो गया मेरा, T3 माइनस T2, यहां से Q1 निकाल लिया मैंने। उसके बाद टरबाइन लगाइए, अंदर क्या जा रहा है, T3, लिख दीजिए टरबाइन के ऊपर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई, अप्लाइंग इन टरबाइन, टरबाइन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, T3 इन हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है, WT जा रहा है, और क्या जा रहा है, T4 जा रहा है। तो WT क्या हो गया, T3 माइनस T4। रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक समझ के चल रहा है।
जितनी वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पर पुट कर दिए, इस वाली इक्वेशन में लगा दीजिए। एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू टी की वैल्यू क्या है, T3 माइनस का T4 डिवाइड बाई, और डब्ल्यू सी कितना है मेरे पास, माइनस T2 माइनस T1, और Q1 कितना है मेरे पास, Q1 निकाला हमने T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। इसको ओपन कर दीजिए चाहो तो क्या हो जाएगा, T3 माइनस T4 माइनस T2 प्लस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। यहां से T3 माइनस T2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, और एक ब्रैकेट में ले लीजिए आपका क्या बचेगा, एक तो ये ले T3 माइनस T2, और क्या बचा, यहां बचा T4 माइनस T1 और डिवाइड बाई T3 माइनस T2। T3 से भाग कर दीजिए तो क्या बचेगा, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। एक तो मेरे पास ये एफिशिएंसी निकल के आ गई, जरा यहां तक नोट करिएगा, फिर यहां से हम डिटेल में चलते हैं सारी चीजें। यहां से नोट करिएगा जरा, फिर यहां से हम डिटेल में चलते हैं सारी चीजें, जरा नोट करिए फटाफट। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में आकर बात कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस चीजें आपको आनी चाहिए टोटल मिला के। इसके बहुत सारे केसेस हैं, नोट करिए जरा फटाफट। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं इसके। देखिए यहां तक तो हम समझ में आ गई सारी बातें, इसका एक डेरिवेशन भी है छोटा सा। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 का कंप्रेसर लिखाएंगे, प्रोसेस 1 to 2 फॉर रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या हिंदी में बोलते हैं आपको रुद्रोष प्रक्रम। कहां लगा रहे हैं हम, कंप्रेसर लगा रहे हैं, रुद्रोष प्रक्रम। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हमारे पास यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर है, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले, उसमें से हमें एक इस्तेमाल करेंगे, T1 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा। ये लोग आप पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उसमें ये मैंने प्रूफ किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कहां से आई थी वैल्यू। मुझे यहां से T2 निकालना है, या T2 डिवाइड बाई T1, तो T2 डिवाइड बाई T, इसको इधर ले, इसको इधर ले आइए, T2 डिवाइड बाई T1 बराबर P2 डिवाइड बाई P1 की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा, यानी कि T2 डिवाइड बाई T1, ये क्या था मेरे पास, आरपी था, फॉर द कंप्रेसर आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट आरपी, यानी कि आरपी की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा। समीकरण 1 बता लीजिए, ठीक है। फिर इस टर्बाइन पे लगाएंगे, प्रोसेस 3 to 4 फॉर रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि टर्बाइन में हम क्या लगा रहे हैं, रुद्रोष प्रक्रम लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, T3 और 3 और 4 के बीच, यानी कि T3 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T4 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब देखिए इसको ले आइए, इसको लाइक तिरछी गुणा कर दिए, T3 डिवाइड बाई T4, ये क्या हो गया, P3 डिवाइड बाई P4 की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा। ये क्या था मेरे पास, प्रेशर रेशियो फॉर द टरबाइन, तो T3 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल टू आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समीकरण दूसरी बन गई, दोनों को बराबर कर दिए, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर आप कोई बात लिख लीजिएगा, समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो दोनों बराबर हैं, ये हो जाएगा यहां पर T2 डिवाइड बाई T1 बराबर T3 डिवाइड बाई T4। अब हमारे पास रिलेशन किसका है, T4 और T1 का है,
इसका मतलब इधर को उसको गुणा कर दीजिए, इधर आ जाएगा T4 डिवाइड बाई T1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T2। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अब सब में से एक घटा दीजिए, T4 डिवाइड बाई T1 डिवाइड बाई T1 माइनस के 1 T3 T2 माइनस का 1 तो हो गया T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 बराबर T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। अब हमारे पास T4 डिवाइड बाई T3 है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये आपका T2 है, सॉरी ये T2 है, तो हो गया T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, सॉरी ये इधर लाएगा, ये होगा T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू, इधर जाएगा T1 डिवाइड बाई T2। अब देखिए यहां पर T2 डिवाइड बाई T1 है और हमारे पास T1 डिवाइड बाई T2, तो ये एक बटे में आ जाएगा, तो T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2 बराबर 1 बटे RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, जो हमने दक्षता बनाई थी, समीकरण बनाई थी, इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस, इसके यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा। ये मेरा प्रूफ हो गया, जो आपके डिप्लोमा सेमेस्टर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर मैं प्रेशर रेशियो बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो मेरी दक्षता भी बढ़ेगी, अगर मैं गामा बढ़ा रहा हूं तो भी मेरी दक्षता बढ़ेगी। यानी कि जो दक्षता है ब्रेटन साइकिल की, वो फंक्शन है किसका? T1 भाई मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डिपेंड करता है, T1 T3 और RP गामा। ठीक है, इन चीजों पर ये निर्भर करती है। इतना नोट करिए जरा यहां तक। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, फिर आगे चलें। इतना नोट करिए। चलिए, अब हमने ये तो डेरिवेशन तो कर लिया, जो जिसकी एफिशिएंसी हमें पता है, एफिशिएंसी जो होती है 35 से लेकर 37% तक इसकी एफिशिएंसी होती है, वो भी हाई पे। लेकिन इसमें कुछ क्लासिफिकेशन भी थे, इसकी एफिशिएंसी में बढ़ाना भी थी थोड़ी सी, तो हमने बहुत सारे प्रोसेस अपनाए, इसकी एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं। हम क्या कर सकते थे, हमने क्या करा कि इंटरकूलर भी लगाया, रीजनरेटर भी लगाया, फिर हमने रीहीट भी किया। तो हमने इनमें प्रोसेस में कौन सा हमें इफेक्टिव प्रोसेस लगा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं इंटरकूलर प्रोसेस। देखिए ध्यान रखिएगा, इंटरकूलिंग प्रोसेस या इंटरकूलर प्रोसेस, अगर ये बात इसमें एक बात भी लिखी है तो इसका मतलब है कि इंटरकूलर जहां लगा हुआ, हम टू कंप्रेसर यूज करेंगे, 2 कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे, या जहां 2 कंप्रेसर लगा हुआ है एक इंटरकूलर का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे डायग्राम है इसका, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ये आपके 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर कंप्रेसर, इसको बोलते हैं लो प्रेशर कंप्रेसर। इनके बीच एक इंटरकूलर लगा दिया जाता है यहां पर ऐसे जोड़कर। उसके बाद इससे यहां से कंबर्सन चैम्बर लगा होगा, फिर आपकी टरबाइन लगी होगी, टरबाइन के बाद आपका एक हीट एक्सचेंजर लगा होगा। टरबाइन के बाद एक हीट एक्सचेंजर जरूर लगा होता है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम लगा होता है। तो देखिए यहां पर जो होता है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, पहले हम बैलेंस कर लेते हैं प्रेशर। इंटरकूलर पे भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, सीसी पर भी प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहां से हम Q1 हीट देते हैं, जहां पर सीसी लगा हुआ है, यहां से Q2 हीट रिलीज हो जाती है, जो हम पहले से बोल चुके हैं। यहां पर बोलते हैं Q2 डैश हीट रिलीज हो जाती है। जो कि टरबाइन है वो इस हाई प्रेशर कंप्रेस को चलाती होती है। ठीक है, तो हम इसको, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं, WC1 WC2
और ये टरबाइन WT वर्क प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसको बोल दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। इतनी बात क्लियर हुई। हमें निकालना है एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल टोटल कंबाइंड प्लांट की। तो WT माइनस ये क्या हो जाएगा, WC1 प्लस WC2, WC1 प्लस WC2 डिवाइड बाई Q1। यही तो आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट होता है। अब हम यहां से प्रोसेस लगाएंगे 1 बाई 1। अब देखिए हमने इस इंटरकूलर का इस्तेमाल क्यों किया। सबसे पहली बात है कि हमने इंटरकूलर क्यों लगाया, हमें क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए जब हमने यहां से इस हाई प्रेशर कंप्रेसर का मतलब है बड़ा कंप्रेसर लगा होगा, और इसके यहां पर इंटरकूलर लगाने से लो प्रेशर कंप्रेसर हमें छोटा लगाना पड़ेगा। यहां पर हमारा एक तो फायदा ये हो गया, हमारा पैसा सेफ हो गया, दूसरा बर्डन नहीं बच गया हमारा। ठीक है, इसको वर्क देने से भी बच गया और हमारा पैसा भी बच गया। यहाँ पर छोटा कंप्रेसर इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बड़ा कंप्रेसर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करें, यहां से आपकी जो कंप्रेसर है वो फ्रेश एयर लेगा, फ्रेश एयर लेगा। यहां से एयर क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा देगा। अगर फ्रेश एयर ली, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, पहले हम बात करते हैं आइडियली ये क्या कर देगा, इंटरकूलर पूरी तरीके से हीट को बाहर कर देगा। जितनी हीट यहां से उसने बढ़ाई थी वो 100% हीट को बाहर कर देगा। यानी कि जो आपका T3 पॉइंट है वो T1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस है। यहां पर कोई ना कोई उसकी थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ ना कुछ जरूर होगी, इसलिए वो 100% हीट नहीं ट्रांसफर करेगा। हम बात कर रहे हैं आइडियली। तो आइडियली ये 100% हीट ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद अगला वाला कंप्रेसर क्या करेगा, वही फिर से इसको कंप्रेस करेगा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा देगा, यानी T4 जो है वो T2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ आइडियली केस में हो रहा है। ये सब कौन सा चल रहा है, आइडियल केस में, एक्चुअल केसेस में नहीं है। एक्चुअल केसेस में यहां पर T3 कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा, जरूर ज्यादा आएगा। अब कुछ बच्चे ये बात करते हैं कि हम यहां से इंटरकूलर हमें लगा क्यों लिया। अगर मान लिया अगर हम इस इंटरकूलर को हटाते नहीं और डायरेक्टली क्या करते थे, इसको इससे कनेक्ट कर देते और इंटरकूलर हम नहीं लगाते, तो देखिए आपको पता है कि ये टेम्परेचर बढ़ा था, उसके बाद ये भी बढ़ा था। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर जब आप फ्यूल सप्लाई करते हैं यहां पर और ज्यादा हो जाता। और टरबाइन आपने डिजाइन की हुई है, मान लीजिए फॉर द एग्जांपल की 1000 डिग्री सेल्सियस के लिए आपने टरबाइन डिजाइन की हुई है। 1000 डिग्री सेल्सियस के लिए आपने टरबाइन डिजाइन की हुई है। अब इस 1000 से ज्यादा टेम्परेचर आपका चला जाता तो आपकी टरबाइन क्या होती, मेल्टिंग पॉइंट हो जाती। क्योंकि सबको पता है कि मैकेनिकल में हर एक की अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही हमें टेम्परेचर रखना है। तो आपकी टरबाइन अगर पहुंच जाती तो आपकी मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती तो आपकी टरबाइन क्या जाती, मेल्ट हो जाती। उससे बचाने के लिए हम इंटरकूलर लगा देते हैं ताकि मैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकूं। अब क्योंकि हमें बढ़ाना एफिशिएंसी, अब हमें ये पता नहीं है इसकी बढ़ेगी या घटेगी। तो आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, हमने क्यों लगाया, ताकि ये मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रहे और कुछ ना कुछ हमारा हीट सप्लाई होता रहे। तो प्रोसेस 1 to 2 लगाते हैं। यहां पे देखिए प्रोसेस 1 to 2 मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, WC1 क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऐसा क्यों लगाएंगे, T2 माइनस T1 प्रोसेस 1 to 2 पहला पॉइंट। फिर प्रोसेस 3 to ऐसा क्यों लगाएंगे, तो WC2 कितना हो जाएगा, T3 सॉरी T4 माइनस T3। ठीक है, ऐसी टरबाइन पाएंगे तो WT1 टरबाइन, WT टरबाइन क्या जाएगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी कि यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी कि T5 माइनस T6 ये निकल जाएगा मेरे पास। उसके बाद Q1 निकालना है, Q1 की जरूरत पड़ेगी। Q1 कितना है मेरे पास, ये है, तो Q1 कितना आ जाएगा, T5 माइनस T4। देखिए अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, यहां पर एसएफ ही लगाई गई है सब जगह। ठीक है, पुट कर दीजिए यहां पर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा WT कितना है, T5 माइनस T6 और माइनस WC1 कितना है, T5 माइनस T5 माइनस T6 और WC1 T2 माइनस T1, WC1 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, एक तो ये निकल गया। फिर WC2 कितना हो जाएगा, T4 माइनस
T4 माइनस T3 डिवाइड बाई Q1। Q1 कितना है? T5 माइनस T4। तो मेरे पास ये ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकल के आ गई। इतना काफी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा सारी चीजें। उसके बाद हम इनके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले वाले का जो डायग्राम था वो बनाना भूल गए, यहां देख लीजिएगा पीवी डायग्राम। अगर यहां पर पीवी डायग्राम ये था 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां से बनाइए 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 हीटिंग हो रही है कंप्रेसर चेंबर में, ठीक है, 3 से 4 फिर टरबाइन लगी हुई है, और 4 से 1 हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रीवियस साइकिल का डायग्राम था। और उसका टीएस की बात करें तो टीएस कुछ इस तरीके से था, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। कुछ इस तरीके से हमारा प्रीवियस वाला टॉपिक था डायग्राम। ये जरा बना लीजिएगा, यहाँ पर बनाना भूल गए तो ये चाहो तो लिख लीजिएगा। WC कंप्रेसर का है, ये WT फॉर टरबाइन का है, यहाँ से Q1 एंटर हो रहा है, जहां पर CC लगा हुआ है, यहाँ से Q2 लगा है, वही कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। ये हमारा प्रीवियस डायग्राम था, बना लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इसका साइकिल का डायग्राम बनाना है, यहाँ देखना है एफिशिएंसी बढ़ रही है कि घट रही है, हमें ये देखना है। तो नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम इसका डायग्राम। देखिए, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपने बेसिक आपको नहीं आ रहा है, आप कंपटीशन नहीं दे सकते किसी हालत में। तो आप बेसिक बनाना सीखिए पहले, ठीक है। ये डायग्राम, कब डायग्राम इधर चला गया, कब डायग्राम इधर चला गया, इधर चला गया, ये सब आपको बेसिक में आना चाहिए। अगर बेसिक में नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने का मतलब इंजीनियरिंग खत्म, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले यहां से। तो सबसे पहले अब यहां से हमें प्रेशर, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट, जितने भी कंप्रेसर और एक्सपेंशन है सब में एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 से 2 क्या हो रहा है, देखिए डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम तो 1 से 2, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। तो डायग्राम इधर ना होकर इधर शिफ्ट होगा, कितना, 2 से 3, 2 से 3 कूलिंग प्रोसेस, 3 to 4 फिर कंप्रेशन प्रोसेस, 3 से 4 कंप्रेशन प्रोसेस, फिर 4 से 5 हीटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हीट जा रही है इसलिए डायग्राम बड़ा, 5 से 4 to 5 फिर क्या लगी हुई है आपकी, टरबाइन लगी हुई है, ये टरबाइन लगी हुई है, यानी कि 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। फिर 6 से 1 मिला दीजिए इसको, 6 से 1। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमारा जो सिंपल टरबाइन और एक कंप्रेसर लगा हुआ था, कुछ डायग्राम इस तरीके से था, यानी कि ये बात करें तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि मेरा इंटरकूलर लगाने से, देखिए इतना डायग्राम मेरा, ये डायग्राम ये वाला बन जाएगा प्रीवियस डायग्राम। यानी कि इंटरकूलर लगाने से मुझे इतना वर्डन बढ़ गया, मेरा ये वाला हिस्सा बढ़ गया वर्डन, इतना वाला वर्डन। हमको पता है जब एरिया बढ़ता है तो वर्डन बढ़ता है, वर्डन बढ़ने से मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि मेरा Q1 कितना एंटर हो रहा था, 4 से 5 कितना है, ये एंटर होता है, यहां से Q1 एंटर, ध्यान से समझिएगा, Q1 इतना एंटर हो रहा था यहां से यहां तक। लेकिन अब जा कितना रहा है, देखो हीट यहां से बढ़ गई, कितना है, 6 से 1, 6 से 1, एक तो हीट मेरी यहां से Q2 ये जा रही है, उसके बाद 3 to 2 to 3, 2 to 3 इतना हीट का पोर्शन और बढ़ गया, हीट रिलीज हो रही है, ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। यानी कि इंटरकूलर लगाने से मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। मुझे तो पता लगा मेरा वर्क डन तो बढ़ गया, वर्क डन तो बढ़ गया, लेकिन वर्क डन बढ़ने से क्या हुआ, मेरी एफिशिएंसी घट गई प्लांट की भाई। क्यों, क्योंकि जब मेरा वर्डन बढ़ा, एरिया बढ़ा, तो यहां से लॉसेस भी बढ़ गए, ये लॉसेस भी कम होने चाहिए थे। अब लॉसेस बढ़ गए भाई, आपने पता है अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर लॉसेस आपके ज्यादा जा रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। तो मुझे जो लॉसेस है वो घटाने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय इंटरकूलर में क्या बढ़ गई, क्या हो गई, घट गई। यानी कि घटने का मतलब है मेरे लॉसेस क्या हो गए, बढ़ गए। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका डिप्लोमा में इतनी सी बातें हैं, ठीक है। ये तो पहला केस पहला हुआ कि इंटरकूलर हमने इस्तेमाल किया।
इंटरकूलर लगाने से मेरा वर्डन तो बढ़ा, लेकिन मेरी एफिशिएंसी मेरी घट गई, क्योंकि मेरे लॉस यहां से दिख रहा है कि बढ़ गए मेरे लॉसेस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यहां से टीएस डायग्राम बना लीजिए। ये बात समझ में आ गई? टीएस बना लेते हैं। टीएस देखिए जरा यहां से, अगर यहां से क्लियर नहीं हो रहा तो टीएस देख लीजिए, पता लग जाएगा। टीएस डायग्राम बनाते हैं। 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट बना लीजिए। 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। 2 से 3 कूलिंग हो रही है, बराबर है, क्योंकि हम आइडियल प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर कर्व में आएगा 2 to 3। फिर 3 से 4 दूसरा छोटा लाइन इंटरकूलर, 3 to 4, 4 से 5, ठीक है, और 5 से 6 और 6 से 1। ये इस तरीके से मेरा डायग्राम कुछ आएगा। यानी कि देखिए यहां से अगर प्रीवियस डायग्राम देखें तो ये प्रीवियस डायग्राम हो गया, यानी कि यहां से Q2 जा रहा था लेकिन इतने लॉसेस और बढ़ गए, Q2 डैश, Q2 हो गया ये Q2, इतने लॉसेस और बढ़ गए। जब इतने लॉसेस बढ़ गए तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई, घट गई। तो इंटरकूलर लगाने से मेरा नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं रीहीट प्रोसेस का, रीहीट में बात करते हैं। इतना यहां तक नोट करिए सब लोग, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब हम रीहीट की बात करते हैं। नेक्स्ट है डलेगा रीहीट प्रोसेस। ये टॉपिक आज ही आपका खत्म हो जाएगा जो आपके डिप्लोमा में लेवल पे है। नेक्स्ट है डलेगा रीहीट प्रोसेस। रीहीट प्रोसेस मतलब दोबारा से उसको रीहीट करना। रीहीट प्रोसेस, या फिर दूसरी भाषा में लिखा होगा टू टरबाइन यूज। टू टरबाइन यूज मतलब या तो दो टरबाइन इस्तेमाल हो रही होंगी या फिर आपका क्या होगा, रीहीट प्रोसेस लिखा होगा वहां पे, दोनों में से कुछ एक बात जरूर लिखी होगी, यानी कि रीहीट प्रोसेस या टू टरबाइन यूज। ठीक, लगा दीजिए दो टरबाइन है। तो पहले हमारे पास क्या था, एक सिंपल कंप्रेसर था, ठीक है, कंप्रेसर सी जिसको बोल दिया हमने। यहां पर आपका क्या था, सीसी था, जोड़ते चलिए हाथ की हाथ। उसके बाद हमने क्या लगा, एक टरबाइन बनाई, इसको बोलते हैं, अब यहां बोलेंगे हाई प्रेशर टरबाइन, कनेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या लगा दिया, एक रीहीटर लगा दिया, लगा दीजिए। उसके बाद एक टरबाइन लगा दी हमने जिसको बोल देंगे, दूसरी टरबाइन लगाई जिसको बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन, जिसके साथ आपका जनरेटर सब कुछ कनेक्ट होगा। और यहां पर हीट एक्सचेंजर हमने लगा दिया। लगा दो भाई। ये टरबाइन इसको चलाती है, लेकिन हम यहाँ पर आइडली पढ़े, इसको अलग से दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा WT1, ये हो जाएगा WT2। यहां से Q1 हीट इन हो रही है। देखो जो सीसी है वही रीहीटर है, दोनों एक ही बातें हैं, बस नाम बदल दिया गया, ये है सीसी। तो Q1 तो यहां लिखेंगे Q1 डैश, यहां से क्या हो जाएगा Q2, ठीक है। यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ये सब बैलेंस करिएगा क्योंकि आपकी बुकों में इतना है नहीं, ठीक है। प्रेशर बैलेंस कर लीजिए, एंट्रोपी बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है। नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी हम निकालते हैं, दक्षता क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी कि अब ये जुड़ जाएगा WT1 प्लस WT2 माइनस WC1 डिवाइड बाई Q1। मैं यहां पर इनकी वैल्यू डायरेक्टली लगा देता हूं। WT1 क्या हो जाएगा, WT1 क्या हो जाएगा, T3 माइनस T4, यानी कि T3 माइनस T4। आप पूरा लिखोगे पेपरों के लिए, ये प्रोसेस 1 to 2 फॉर रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस, या आप हिंदी में लिखोगे हम हाई प्रेशर टरबाइन पर एडियाबेटिक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अप्लाई करने के साथ क्या लिखोगे, एसएससी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी हम लगा रहे हैं, तभी ये निकल के आएगा, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सअप करके या डिटेल वैसे पूछ लीजिएगा। WT2 क्या हो जाएगा, T3 माइनस सॉरी T5 माइनस T6 माइनस WC T2 माइनस T2 माइनस T1 डिवाइड बाई Q1 कितना है, सॉरी Q1 तो 2 होगा ना, Q1 प्लस Q1 डैश, हीट इनपुट 2 बार हो रही है ना, तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2 और प्लस एक हो जाएगा T5
T5 माइनस का T4, ठीक। ये मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन की आ गई, किसके साथ, रीहीटर के साथ। ये इतनी निकल के आ गई। अब देखिए, अब हमें रीहीटर की क्यों जरूरत पड़ी, सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ से फ्रेश एयर कंप्रेस एयर करेंगे, यहाँ पर क्या लगा, कंप्रेसर चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ पर हम हीट सप्लाई करेंगे, यहाँ पर टी मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी हाई प्रेशर टरबाइन लगी, जब ये क्या कर रहा है, बड़े एरिया बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ है। अब जब एरिया बढ़ेगा, आपको पता है जब एरिया बढ़ेगा तो मेरा टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा। यानी कि मैं मान लीजिए एग्जाम के तौर पर कि यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा के ले गया, लेकिन टरबाइन में जैसे एक्सपेंशन हुआ आपका टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी। इसीलिए मैंने इस टेम्परेचर को बनाने के लिए दोबारा से एक रीहीटर लगा दिया, मतलब जो यहाँ टेम्परेचर मैं लेके गया हूँ वही टेम्परेचर T5 पर मुझे 1000 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, मेरा टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इस टेम्परेचर को हमने क्या किया, लो प्रेशर टरबाइन इसको सप्लाई किया, जैसे सप्लाई किया उसके बाद टरबाइन के साथ क्या लगा होगा, जनरेटर लगा होगा और ट्रांसफार्मर लगा जिसके साथ 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस हो जाएगी और इसका एग्जॉस्ट यहाँ आ जाएगा, जो कि यहां से थोड़ा सा रिकवर कर लिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब रीहीट का मतलब है सिंपल कंप्रेसर चैम्बर ही लगा हुआ है, कुछ और नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। रीहीटर बस इसका नाम अलग करने के लिए बोला गया है, बाकी सीसी ही है, कंप्रेसर चैम्बर जस्ट भट्टी, ठीक है। इसको हमने ये भी इस्तेमाल किया किसके लिए भाई, हमने बढ़ाने के लिए अपना प्लांट, ताकि मेरी एफिशिएंसी बढ़ सके, मेरी कमाई बढ़ सके। लेकिन कमाई बढ़ी नहीं है, इसमें भी घटेगी। देखिए पहला बात करते हैं पीवी डायग्राम की, पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ में क्या हो रहा है, 1 से 2 फॉर एंट्रोपी कांस्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो रीहीटर लगाया हुआ है, रीहीटर लगाने से हमने ये जो हमारी लो प्रेशर टरबाइन का मतलब है, जाहिर सी बात है नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि लो प्रेशर टरबाइन जो लगी हुई है वो एक छोटी टरबाइन हम लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बड़ी टरबाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इससे क्या हुआ, हमारे पास पैसा तो सेफ हो गया, हमारा वर्डन भी बच गया हमारे पास और उसको चलाने के लिए खर्च भी बच गया, ठीक है। इतना तो हमारा सेफ हो गया, लेकिन प्लांट की एफिशिएंसी डाउन हो गई। कैसे डाउन हो गई देखिएगा भाई, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 प्रेशर के भाई हीटिंग हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, 3 से 4 एक्सपेंशन, फिर 4 to 5 फिर रीहीटर लगा हुआ है, ठीक है। 3 to 4, 4 से 5 फिर रीहीटर, और 5 से 6 फिर लो प्रेशर टरबाइन, 5 से 6 और 6 से 1, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए ताकि बन जाए ग्राफ, 6 से 1, ठीक है। अब देखिए इतना ग्राफ जो था मेरा प्रीवियस, अगर सिंपल एक टरबाइन एक कंप्रेसर लगा तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था, लेकिन मेरा वर्डन इतना रीहीटर लगाने से मुझे इतना वर्डन मेरा बढ़ गया, जो हैचिंग एरिया किया गया है। इसको लिख दो चाहो तो, ये आपका WC है, अलग से लिख दो, WC है, और ये आपकी टरबाइन है, ये आपकी WT1 है, ये आपका WT2 है, ठीक, और ये आपका रीहीटर है, ठीक है। रीहीटर यहाँ सप्लाई किया गया है, यहाँ पर सीसी लगा हुआ है जिसका प्रेशर कांस्टेंट है। तो इतना एरिया बढ़ गया, हमें पता है जब एरिया मेरा बढ़ जाता है तो मेरा वर्डन भी बढ़ जाता है, कार्य भी बढ़ जाता है। अगर मेरा किसी चीज का क्षेत्रफल बढ़ गया, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो और आपने बिजनेस ग्रोथ कर ली, अपना बिजनेस बड़ा कर लिया, तो आप बड़े आदमी कहलाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब इस एरिया यहाँ पर बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो मेरा वर्डन भी बढ़ गया, मेरा काम का जो काम की क्षमता थी वो भी बढ़ गई, जिस वजह से मेरी एफिशिएंसी मतलब मेरी दक्षता भी आपकी बढ़ जाएगी। भाई ऐसा ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड यानी वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई, मतलब Q1। अब इसका मतलब वर्डन मेरा बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो मेरा लॉसेस था वो भी देखो, ये इतना होना चाहिए लेकिन इतना लॉसेस बढ़ गया, इतना लॉसेस बढ़ने से क्या होगा, ये एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, लॉसेस बढ़ने से मेरी एफिशिएंसी घट जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रीहीटर अगर कंपटीशन में आता है कभी क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि रीहीटर लगा हो या इंटरकूलर लगा हो, दोनों में एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, घट जाती है, बढ़ती कभी नहीं है। कभी भी मत बढ़ाइएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा है रीजनरेटर, इतना नोट करिए जरा, पहले से इतना इतना नोट करिए, इतना नोट करके चलिए। हैंडल ये नेक्स्ट रीहीटर, नेक्स्ट हैंडल ये रीहीटर। नेक्स्ट हैंडल ये रीहीटर, सॉरी रीजनरेटिव, रीहीटर नहीं रीजनरेटिव, रीजनरेटिव साइकिल।
अब रीजनरेटिव साइकिल क्यों बोला गया, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, रीजनरेटिव साइकिल लगाने से मुझे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जानी है। अब देखिए कैसे, क्योंकि हम वहां से मैक्सिमम लॉसेस को रिकवर कर लेते हैं। देखिए पॉइंट मेरा पहला है, टरबाइन लगाई हमने, सॉरी कंप्रेसर लगाया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, एक रीजनरेटिव का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल एक बॉक्स नुमा होता है जिसमें एसएस स्टेनलेस स्टील की वायरिंग की होती है, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर आपका सीसी लगा हुआ है, ये कंप्रेसर है, ये सीसी है, फिर यहाँ पर आपकी ये टरबाइन है। ध्यान से सुनिएगा, बस यही एक ऐसा पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक हीट एक्सचेंजर। देखिए ये जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये टरबाइन है आपकी, ये डब्ल्यू टी, यहाँ उसको चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, सॉरी डब्ल्यू सी दे रहे हैं। ये टरबाइन मेरी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी, यहाँ पर Q1 सप्लाई कर रहे हैं, यहां से मेरी हीट रिलीज हो रही है। अब देखिए यहां से 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट सबको पता है, प्रेशर कांस्टेंट, इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट, इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए जब यहां से गैस, यहां से क्या हुआ, जब फ्रेश एयर ली तो यहां से क्या जाएगा, इतना हिस्सा एयर के लिए बोल दिया जाएगा, इतना हिस्सा गैस के लिए बोल दिया जाएगा। तो जैसे यहां से गैस पास हुई, गैस पास करने कंबस्ट चैम्बर से हमने फ्यूल सप्लाई किया, हमारा टेम्परेचर हमने बना लिया, जो भी हमें बनाना था 1000 बनाना था 1000 बना लिया, 1400 बनाना था हमने 1400 बना लिया। उसका टरबाइन का क्या होगा, यहां से टरबाइन अपना काम करेगी, यहां से एग्जॉस्ट रिलीज करेगी। जैसे एग्जॉस्ट इसके से पास होगा, यानी गर्म गैस इसके साथ पास होगी, तो इसमें क्या है, वायरिंग की हुई है, किसकी, एसएस की, स्टेनलेस स्टील की वायरिंग की हुई है। जैसे इसके एसएस की वायरिंग क्या होगी, यहां से गैस पास होगी तो ये क्या करेगी, हीट हो जाएगी। जैसे ही हीट हो जाएगी, हीट होने के बाद ये जो हीट है किसको ट्रांसफर करेगी, एयर को ट्रांसफर करेगी, जो यहां से पहले से आई हुई है। जैसी हीट ट्रांसफर हुई इसको, एयर को, तो फायदा ये हुआ, इस एयर को जलाने के लिए हमें कम जो फ्यूल है, यहां लिख देता हूं मैं, जो फ्यूल है वो कम सप्लाई देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, हिंदी में लिख देता हूं, कम देना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो सबसे बढ़िया ये होगा कि हमें उसको फ्यूल कम देना पड़ेगा, यानी कि मेरा पैसा बच गया, फ्यूल कम लग रहा है, मेरा पैसा बच गया। उसके बाद इसको बोलते हैं, जो रीजनरेटिव इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। आइडियल केस में इसकी इफेक्टिवनेस 100% होती है, लेकिन बट एक्चुअल केसेस में जो होता है, एक्चुअल में वास्तव में वो होती है 85%। मतलब आइडियल में तो 100%, लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो ये 85% होती है, ठीक है। इफेक्टिवनेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, आउटपुट डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइड बाई Q1। सिंपल निकाल लेंगे सब लोग, पहले से जानते हैं सब लोग। अब इसका डायग्राम देखते हैं, सबसे पहले पीवी डायग्राम देखते हैं। पीवी डायग्राम 1 से 2, यानी कि यहां पर एक तरीके से हीट मैक्सिमम रिकवर हो गई आपकी, ठीक है। तो अब यहां से हम बोल रहे थे कि हमने रीजनरेटिव पढ़ा, इंटरकूलर पढ़ा, और आपका रीहीट पढ़ा, दोनों में एफिशिएंसी घट रही थी, लेकिन रीजनरेटिव हमेशा एफिशिएंसी बढ़ती है, चाहे किसी के साथ लगा लो, क्योंकि ये क्या करता है, दिख ही रहा है कि यहां से मैक्सिमम वेस्टेज को रिकवर कर लेता, मतलब लॉसेस जो है घटा देता है। जब लॉसेस आपके घट गए तो इसका मतलब क्या है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जानी है। अब देखिए पीवी डायग्राम बात करते हैं, पहले 1 से 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, एंट्रोपी कांस्टेंट 1 से 2, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4 प्रेशर कांस्टेंट, 2 से 3, 3 से 4 प्रेशर कांस्टेंट, और 4 से 5, 4 से 5, ठीक है, और 5 से 6 और 6 से 1 क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। एक ही पॉइंट होगा, 5 से 6 और 6 से 1, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं टीएस की, टीएस ग्राफ की, इसके ऊपर 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3, 3 से 4 प्रेशर कांस्टेंट, 4 से 5, ठीक है, फिर 5 से 6 यहां कर लो, 5 से 6 और 5 से 6 और 6 से 1, ऐसे यहां लगा दो, अच्छा ये कर लो, 5 से दोबारा 5 क्या 5 से
6। अब देखिए ये ग्राफ मेरा यहां पर आ गया 5 से 6, 6 से 1। अब देखिए अब यहां पर अगर मैं इसको डॉटेड करूं, ये डॉटेड कर दूं, ये डॉटेड कर दूं, तो इतना एरिया उसने रिकवर कर लिया, इतना ही तो लॉसेस आपका जा रहा है। जब इतना लॉसेस जा रहा है तो इसका प्लांट की एफिशिएंसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एक लौता ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आपकी एफिशिएंसी सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं है। यहां तक देखिए जरा, ये इतना ही टॉपिक है आपके में, यहां तक देखिए जरा। फिर एक टॉपिक और है आपका जेट इंजन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां तक जरा नोट करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जेट प्रपल्शन, आपको हिंदी बोलते हैं जेट नोदक। कुछ नहीं है, अगर आप इतनी बात करें तो ये क्या है, आपका सिंपल टरबाइन है, ओपन टरबाइन लगी हुई है, कंप्रेसर लगा हुआ है, टरबाइन लगी हुई है, सीसी लगा हुआ है। बस यहाँ पे दो पार्ट और जोड़ दिए गए हैं जो आपकी बुक्स में नहीं है। मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे दो चीज आपकी जोड़ दी, एक डिफ्यूजर, एक नोजल। डिफ्यूजर यहाँ पर जो पहला पॉइंट है यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ पर जिसको बोलते हैं प्लेन वेलोसिटी, यानी कि V1 बोलते हैं जिसको। डिफ्यूजर का काम है प्रेशर को बढ़ाना और वेलोसिटी को घटाना, यानी कि वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी को घटाना। ठीक है, जैसे आपका प्रेशर काइनेटिक घट गई, प्रेशर बढ़ गया, कंप्रेसर क्या करेगा, उसको और बढ़ा देगा, मतलब प्रेशर टेम्परेचर को और बढ़ा देगा। जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सीसी लगा हुआ है, ये पुरानी टीम चीज है। सीसी कंप्रेसर चैम्बर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर बनाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर बनाने के बाद इस क्या करेगा, टरबाइन सप्लाई करेगा। टरबाइन क्या करेगी, एग्जॉस्ट जब रिलीज करेगी तो उस एग्जॉस्ट को नोजल से पास करेगी। नोजल का काम क्या है, प्रेशर को घटाना, वेलोसिटी को बढ़ाना, बस इतना सा काम है। और उसके बाद आपका जेट क्या हो जाएगा, स्टार्ट, चलना स्टार्ट कर देगा। फोर्स लगा F बराबर एम ए, हमने मतलब पढ़ा हुआ है, F बराबर एम ए। ए मतलब त्वरण है यहाँ पर, V अपॉन टी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो V अपॉन टी क्या होगा, ये मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का मतलब मास फ्लो रेट जहां पर मास से डिवाइड बाई समय हो जाता है उसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। V6 माइनस V1, यहां पर मेरा थ्रस्ट फोर्स निकल आएगा जिससे मेरा एयरक्राफ्ट जनरेट होगा। चलिए इतना टॉपिक रखते हैं, यहाँ पर पूरा ही टॉपिक फिनिश हो गया। किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, ठीक है, जिससे हम आपको और भी चीजें बेहतर प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।